नमस्कार, स्वागत है आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल और 5 शहर 5 खबर में हम बात करते हैं रोज आपके लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 5 बड़ी शहरों की 5 बड़ी खबरें। और आज भी कुछ इसी तरह की खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी 5 खबरें दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में उठे सियासी तूफान की, जहां एक के बाद एक कांग्रेस को झटके लग रहे हैं। दूसरी खबर प्यारे मियां की संपत्ति से जुड़ी हुई है और तीसरी जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें किस तरह प्रदेश में कोरोना बेकाबू हो रहा है इसकी जानकारी दी जाएगी। चौथी खबर सतना की होगी, सतना के अमरपाटन से, जहां आदिवासी परिवार की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। पांचवी खबर के बारे में बात करेंगे जो टीकमगढ़ से, जहां टीकमगढ़ विधायक समेत उनके परिवार के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 5 खबरों का होगा विश्लेषण, लेकिन सबसे पहले बात मध्य प्रदेश में उठे सियासी तूफान की। और चलिए अगर हम आगे बढ़ें तो बात करें मध्य प्रदेश की, जहां सिंधिया की बगावत और कमलनाथ सरकार के पतन के बाद मध्य प्रदेश में उठा सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक कांग्रेस को बड़े झटके लग रहे हैं। एक हफ्ते में सैकड़ों कार्यकर्ता और 2 कांग्रेस विधायक बुरहानपुर के नेपानगर से सुमित्रा देवी और छतरपुर के बड़ा मलहरा से प्रद्युम्न सिंह लोधी इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए। दोनों के इस्तीफे की कांग्रेस को भनक तक नहीं लगी और इससे पहले कांग्रेस संभल पाती वो दोनों बीजेपी में शामिल हो गए। अब 26 सीटों पर उपचुनाव होंगे और कांग्रेस के विधायकों की संख्या अब 90 हो गई है। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ का कहना है, मैं चिंता नहीं कर रहा, मैं चिंतित नहीं हूं। मध्य प्रदेश कांग्रेस का दावा है कि सर्वे में बीजेपी कुल 1 सीट जीत रही है। कांग्रेस का आरोप है बीजेपी लोकतंत्र पर बदनुमा दाग है। बीजेपी जितनी गिरेगी जनता उतनी ही ताकत से लड़ेगी। वहीं कमलनाथ का कहना है, मुझे कोई चिंता नहीं है कि कौन जा रहा है, मुझे तो पता था ये विधायक जा रहे हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस नहीं जनता बीजेपी को जवाब देगी। अब तो प्रजातंत्र और संविधान का कोई मतलब नहीं है, अब तो बोला बोली करो और राज करो। ये जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हर वर्ग परेशान है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस संगठन के कमजोर होने के चलते बार बार ये स्थिति बन रही है। कांग्रेस अपने विधायकों को संतुष्ट और भरोसा नहीं दिला पा रही है, जिसके चलते विधायकों का कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है। चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है कि जाने वाले, मुझे तो पता था कि ये ऐसे एक आध हैं जो चले जाएंगे, तो चले गए। वहाँ भी सौदा कर रहे हैं। अब प्रजातंत्र और संविधान का कोई मतलब नहीं रहा। अब तो बोली बोलो और राजनीति करो। कांग्रेस को निपटने की चिंता नहीं है, जनता निपटेगी। भारतीय जनता पार्टी और सरकार पर आरोप और बयान और घोषणा के अलावा कुछ बचा नहीं है कि आम जनता को ये सोचते मूर्ख बना लेंगे। आज हर वर्ग परेशान है, आज नौजवान परेशान है, छोटा कर्मचारी परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान है, कृषि क्षेत्र में सब परेशान घूम रहे हैं। और ये सरकार पहले तो बना नहीं पाए, सौदे से बनाई, तब मंत्रिमंडल नहीं बना पाए, तब विभाग नहीं बांट पाए, अब चला नहीं पा रहे। तो साफ है कांग्रेस कि अगर हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भले ही चिंतित ना नजर आ रहे हों, लेकिन उनके चेहरे पर जो चिंता दिखाई दे रही है वो स्वाभाविक है, क्योंकि एक के बाद एक कांग्रेस विधायकों का इस तरह से जाना ये बताता है कि कुछ तो बात है जो कांग्रेस अपने विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है, उन्हें मना नहीं पा रही है। ये तमाम तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज जी, कांग्रेस की अगर हम बात कर रहे हैं, चिंतित कमलनाथ नहीं है, वो कह रहे हैं साफ, लेकिन ये भी साफ है कि अगर इसी तरह विधायकों की चला-चली की बेला दिखाई देती रही तो वो दिन दूर नहीं कि शायद 50 या 60 विधायक भी कांग्रेस के पास बचे। बिल्कुल निश्चित रूप से मालूम जो आप कह रही हैं कि कमलनाथ भले ही ये कह रहे हो कि उन्हें चिंता नहीं है, लेकिन उनके चेहरे के हावभाव ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कितने बड़े संकट में है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा जो घटनाक्रम हो रहा है इससे उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष जब उनको बनाया गया था तो पार्टी को बड़ी उम्मीदें थी और उनके नेतृत्व में पार्टी ने 15 साल का सूखा खत्म करके सरकार बनाई दी थी। लेकिन 15 महीने बाद ये सरकार चली गई और इसका ठीकरा इसी बात पर छोड़ा गया कि कमलनाथ और उनके जो सहयोगी थे वो विधायकों की सुनते नहीं थे, उनसे ठीक से व्यवहार नहीं किया जाता था। इसके कारण लोगों ने बगावत कर सिंधिया के साथ चले गए। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद भी कांग्रेस अब सबक लेने को तैयार नहीं। आप देखिए, सरकार जाने के बाद भी बीजेपी ने सरकार बना दी, लेकिन विधायकों के पलायन का सिलसिला रुक नहीं रहा है। और अब जो विधायक जा रहे हैं वो पहली बार के विधायक हैं, यानी उनके सामने पूरा पॉलिटिकल करियर, उनका फ्यूचर बचा हुआ। और अगर इसके बावजूद वो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं
तो कहीं ना कहीं नेतृत्व की कुछ ना कुछ कमी है और इसको कांग्रेस आलाकमान अभी तक गंभीरता से नहीं ले रहा है। और इस पूरे सियासी घटनाक्रम ने कमलनाथ की छवि को भी तार तार कर दिया है। जिनके बारे में कहा जाता है उनको बहुत अच्छा बड़ा मैनेजर बताया जाता था और ये कहा जाता था कि उनके लिए राजनीति में कोई असंभव नहीं है कुछ भी, और जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां उन सब में उनके दोस्त हैं। लेकिन ये दोस्त कब है, कहाँ है, कोई नजर आ नहीं रहा है। और जिस प्रकार से टूट और भगदड़ कांग्रेस पार्टी में मची हुई है, सारे के सारे किसी ना किसी पर आरोप लगा रहे हैं। और कांग्रेस भले ही कहती रहे कि पैसे का प्रलोभन लेकर तोड़ा गया है, लेकिन कांग्रेस के लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि इन लोगों को टिकट किसने दिया था। इनकी ज्यादातर लोगों के लिए, किसी के लिए कमलनाथ ने सिफारिश की थी, किसी को सिंधिया ने, किसी ने पचौरी ने, किसी ने अरुण यादव ने। कांग्रेस ने अपने 4 सर्वे करवाए। तो ऐसी स्थिति में अगर आप टिकट दिए और अगर लोग छोड़कर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं नेताओं का कसूर है, कहीं ना कहीं या तो आपके सर्वे में गड़बड़ी थी या कुछ ऐसा कांग्रेस के अंदर घटनाक्रम हो रहा है जिसको कांग्रेस के लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं और इसके कारण विधायकों का पार्टी से लगातार मोह भंग होता जा रहा है। लेकिन मनोज जी, जिस तरह से कमलनाथ कह रहे थे, हम सुन रहे थे कि प्रजातंत्र की हत्या और जनता सबक सिखाएगी, क्या इन तमाम चीजों से जो नेतृत्व क्षमता की हम बात कर रहे थे, क्या सीरियस दिखाई दे रही है कांग्रेस? एक के बाद एक सुमित्रा देवी का भी अब जाना, अब कोई ऐसा खबर आपको लगता है कि निकल कर सामने आएगी जिससे हम ये कहेंगे कि अब कांग्रेस ने संभाल लिया है? देखिए, अगर बात करें शुरुआत में तो बीजेपी कहती रही थी कि दिल्ली से नंबर 1 और 2 जिस दिन कहेंगे सरकार गिरा देंगे। तब कमलनाथ कहते थे कि बीजेपी के विधायक हमारे संपर्क में और वो किसी भी दिन हम उनको अपने पाले में ले आएंगे। तो वो तो ला नहीं पाए, लेकिन बीजेपी ने तोड़फोड़ करा दी, सरकार गिरा दी, उनकी सरकार बना के तोड़फोड़ जारी है। तो जाहिर सी बात है कि राजनीति में नैतिकता की कोई अब बात करता नहीं और केवल कहने सुनने के लिए होती है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो यही बात कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तब नहीं कहते कि बीजेपी के लोग संपर्क में हैं। और अब वो जो बात कह रहे हैं तो राजनीति में नैतिकता बची नहीं। हम राजस्थान में भी देख रहे हैं, हमने कर्नाटक में भी देखा था, हमने महाराष्ट्र में भी देखा था और हमने मध्य प्रदेश में भी देखा था, हमने मणिपुर में भी देखा है और ऐसे कई सारे राज्यों में हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमको देखने को मिले। तो सवाल सबसे बड़ा वही है कि जब आप टिकट देते हैं तब आप लोगों को संभाल नहीं पा रहे, इस असंतोष को आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे। और ये केवल मध्य प्रदेश की बीमारी नहीं है कांग्रेस में, राजस्थान में भी हम देख रहे हैं, महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं। तो कांग्रेस को सोचना होगा कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। क्योंकि ये सारे वो लोग हैं जिनको राहुल गांधी ने अपनी टीम में चुनिंदा अवसरों पर मौके दिए, उनको आगे बढ़ाया। तो या तो राहुल गांधी से समझने में गलती हो गई है या राहुल गांधी के कारण ये लोग छोड़कर जा रहे हैं। तो पूरा दिल्ली से लेके मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, राजस्थान, सब तो कांग्रेस को केंद्रीय लेवल पर सोचना पड़ेगा कि गलती कहाँ हो रही है और इससे कैसे निपटा जाए। बिल्कुल मनोज जी, बहुत शुक्रिया तमाम विश्लेषण करने के लिए। तो कांग्रेस को अब ज़रूरत है चिंता करने की कि वो समय रहते समझ जाए तो ठीक है, वरना आगे भगवान ही मालिक है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। करोड़ों की अचल संपत्ति के मालिक और यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। प्यारे मियां पर 10 करोड़ रुपए से अधिक इनकम टैक्स बकाया है। आयकर विभाग ने कई बार उनसे वसूली की कोशिश की, लेकिन उसने 25 साल से टैक्स जमा नहीं किया। जानकारी मिल रही है कि 94 से 95 में प्यारे मियां पर अफकार प्रेस और जमीन को हड़पने की शिकायतों के साथ बेनामी कमाई के सूचना पर छापे की कार्रवाई की गई थी और प्यारे मियां पर बाद एक में 7 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड पेंडिंग है। इसमें ब्याज और पेनल्टी मिलाकर राशि 10 करोड़ से भी अधिक बताई गई। कार्रवाई के बाद प्यारे ने इनकम टैक्स रिटर्न ही भरना बंद कर दिया था। हालांकि हाल ही में उसने दोबारा रिटर्न भरना शुरू किया। पिछले साल 2019-20 के आरटीआर में प्यारे मियां ने 6,17,950 रुपए की इनकम दिखाई है। इसमें मात्र 34,934 रुपए ही टैक्स बना है, जबकि प्यारे मियां के मछली के बड़े ठेके हैं, शादी हॉल के साथ 46 के करीब प्रॉपर्टी की जानकारी मिल रही है। और अब ताज़ा घटनाक्रम के बाद इनकम टैक्स की भोपाल यूनिट पुराना केस खोलने की तैयारी में है। साथ ही राज्य सरकार से प्यारे मियां की कमाई और प्रॉपर्टी की तमाम जानकारियां मांगी गई हैं। और इस खबर को और भी समझने की कोशिश करते हैं। अंकुर अधरी विशेष संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। अंकुर, इतने सालों से 94 से 95 के बीच से ये कहानी शुरू हुई, लेकिन नजर किसी की नहीं पड़ी। इनकम टैक्स की चोरी से लेकर हम देख रहे हैं किस तरह के काम और यौन शोषण का मामला तो निकल कर सामने आ ही रहा है। ऐसे में कई सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि
कई सालों से गोरख धंधा इनका चला आ रहा था, प्रॉपर्टी बनाई जा रही थी, करोड़ों का टैक्स चोरी किया जा रहा था निश्चित तौर पर। और उसके बाद अब जिस तरह से ये पूरा मामले का खुलासा है, उसके बाद परतें खुलती जा रही हैं और परतों में ये सामने निकल आते आ रहा है कि इनके क्या क्या धंधे थे। सीहोर और इंदौर में प्रॉपर्टी के अलावा कई सारे इनके कह सकते हैं मकान, शादी हॉल, तमाम तरह की चीजें इन्होंने पत्रकारिता की आड़ में बनाई थी। उनकी परतें खुलती आ रही हैं। 5 दिन का क्योंकि पुलिस रिमांड है, 5 दिन के पुलिस रिमांड में पुलिस को ऐसा है कि पुलिस पूछताछ कर रही है और लगातार कुछ और नए खुलासे होने की संभावना है। अभी अभी जिस तरह से इस मामला सामने जानकारी मिली है कि इसमें अभी उनके एक साथी हैं जो आस्था के हैं, खुर्शीद आलम, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। उनको आस्था से गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी समेत तमाम तरह के मामले MP नगर में दर्ज है। सतपुरा भवन के अधिकारी के नाम से फर्जी प्रवेश पत्र बनाने का इनके ऊपर आरोप था। ये इस तरह से कह सकते हैं इनके कई सारे और साथी भी हैं जिनके जल्द ही इन 5 दिनों की जमानत में खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकुर जानकारी के लिए। तो कई और चीजें हैं जिसका खुलासा होना अभी बाकी है। अंकुर ने जिस तरह की जानकारी दी, आने वाले समय में हो सकता है और भी ऐसी खबरें सामने आए जिसे आप देखें और सोचें कि इतने समय लोग पुलिस कर क्या रही थी। गुजरते समय के साथ कोरोना मध्य प्रदेश में विकराल रूप धारण करता जा रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश में फिर कोरोना के 704 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद अब प्रदेश में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 21,000 के पार पहुंच गई। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की हालत सबसे ज्यादा खराब बताई जा रही है। शुक्रवार रात तक 129 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि मरने वालों की संख्या सिर्फ इसी शहर में अब तक 284 हो चुकी है। इंदौर में अब कोरोना मरीजों की संख्या 6,000 का आंकड़ा छूने वाली है। वहीं राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो 24 घंटे के दौरान शुक्रवार रात तक 128 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए। शनिवार सुबह भी 140 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ चुकी है। भोपाल में लगातार तीसरी बार 100 से ज्यादा केसेस मिले हैं। भोपाल में अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,000 के पार पहुंच गया। राजधानी में 7 दिन में 712 मरीज सामने आ चुके हैं। इन शहरों के अलावा उज्जैन में अब तक कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 942 तक पहुंच गई। मुरैना में 1142, तो ग्वालियर में अब तक कोरोना के संक्रमित लोगों की संख्या 1527 पहुंच गई है। तो लॉकडाउन के बाद ये सोचा गया था कि लॉकडाउन हम इसलिए देख रहे हैं ताकि आने वाले समय में कोरोना को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन लॉकडाउन ओपन होने के बाद यानी अनलॉक होने के बाद लोग इतने लापरवाह हो गए हैं कि वो अपना ध्यान ही नहीं रख रहे और ऐसे में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है। आप देखिए किस तरह से शतक के पार भोपाल, इंदौर, यहाँ पर मरीज लगातार 3 दिनों से सामने आ रहे हैं। तो जो ये कहर है ये बरप रहा है और इसकी चिंता आप सभी को, हम सभी को करनी होगी। उज्जैन में देखिए लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, मरीजों की संख्या यहाँ 942 हो गई है। हम अगर राजधानी की बात करें तो 712 मरीज सामने आ चुके हैं। और आइए अब बात करें अगर मुरैना की तो 1142 मरीज मुरैना में और ग्वालियर में अब तक 1527 मरीज यानी केसेस सामने आ चुके हैं। ऐसे में लगातार जो आंकड़ा बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में, ये बताता है कि सख्त कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे नहीं होगा कंट्रोल कोरोना। पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ एक बार फिर फोन लाइन पर मौजूद हैं। कंट्रोल करना है कोरोना को, लेकिन लॉकडाउन किए बगैर, अनलॉक के साथ ही ऐसे में लोगों को जागरूक होना पड़ेगा मनोज जी। और हम अगर बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की तो लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो बताते हैं कि जनता जागरूक नहीं है। अगर जागरूक होती तो शायद वो अपने आप को खुद ही बचाते। बिल्कुल निश्चित रूप से जिस प्रकार से आंकड़े बढ़ रहे हैं और कह सकते हैं कि जो बड़े राज्य शहर थे, जो अभी तक कहा जा रहा था कि जहाँ कोरोना का संक्रमण कम है या कम केस आ रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि ग्वालियर, उसने इंदौर, भोपाल को पीछे छोड़ दिया है और 1500 से ज्यादा मरीज ग्वालियर में हो गए। मुरैना की बात करें 500 के आसपास ये आंकड़ा है। भोपाल में बुरे हालात चल रहे हैं। लगभग पिछले 1 सप्ताह के आंकड़े देखें तो 100 के आसपास मरीज लगभग निकल रहे हैं और 1 सप्ताह में 712 मरीज यहाँ निकल चुके हैं। एक सुबह डीएसपी पीपी गौतम की कोरोना के कारण भोपाल में मौत हो गई है। जो विधायक है टीकमगढ़ के राकेश गिरी, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनको कोरोना हो गया। आधा दर्जन विधायक इसकी चपेट में है। कोरोना के कारण विधानसभा का बजट सत्र स्थगित कर दिया गया।
लेकिन इसके बाद भी लोग अवेयर होने को तैयार नहीं है। कल ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में जब इसको लेकर समीक्षा बैठक की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कलेक्टरों के हिसाब से वो बात करेंगे और कलेक्टरों की जो गाइडलाइन आएगी उसके हिसाब से लॉकडाउन को लगाया जाएगा। हमने देखा कि 7 दिन के लिए मंडला के नैनपुर में लॉकडाउन किया गया है, ग्वालियर में लॉकडाउन लगाया गया है, भोपाल सहित प्रदेश के तमाम हिस्सों में रविवार को टोटल कर्फ्यू लगा दिया गया। पिछले संडे को भी ये लागू होता है, इस बार भी ये लागू होगा, लेकिन लोग अवेयर होने को तैयार नहीं है। जहाँ ज्यादातर लोगों की मजबूरी है वहाँ तो ठीक है, लेकिन हम ऐसे दृश्य भी देख रहे हैं कि भीड़ भाड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है, बाजारों में लोग बहुतायत की संख्या में दिख रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो ये सारी लापरवाही और कारण है जिसके कारण कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है। बिल्कुल मनोज जी, ऐसे में नहीं लगता आपको कि अब स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए, प्रशासन को एक्शन अब लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे में तो कई वो लोग जो पालन कर रहे हैं तमाम चीज़ों का वो उनकी वजह से संक्रमित हो रहे हैं, और जब ये बीमारी इतनी भयावह है तो ऐसे में अब क्या कदम और उठाए जा सकते हैं? जुर्माने से भी नहीं मान रहे? बिल्कुल, देखिए जुर्माना एक अपनी जगह है कि दुकानों को कई जगह सील किया गया, लोगों को मास्क नहीं लगाने पे लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन के सामने अपनी मजबूरी है कि अगर टोटल लॉकडाउन पूरे प्रदेश में किया जाता है, जैसे कि पहले किया गया 2 महीने से लंबा लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन उसके उतने अच्छे रिजल्ट आए थे, लेकिन इसके बाद उसको लंबे समय आप जारी नहीं रख सकते क्योंकि लोगों के सामने नौकरियां जाने लगी थी, रोजी रोटी का संकट आ गया था। तो इन सब चीजों को देखते हुए सरकार की भी अपनी मजबूरी है, लेकिन बड़ी बात यही है क्योंकि सरकार पहले से ही कह रही है कि कोरोना के साथ जीना होगा, तो ये लोगों को सोचना होगा कि हमको उसके साथ जीना है या उसकी चपेट में आकर इस दुनिया में नहीं जीना है। तो ये सारी चीजें आम आदमी के हाथ में रहे कि वो अगर लापरवाही बरतता है या वो सचेत होकर इससे दूरी बनाकर रखता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी। तो जनता ही जनार्दन है और आप खुद ही वॉरियर्स हैं, आपको खुद ही अपने आप को बचाना है, और ऐसे में जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना बेहद ज़रूरी है, वरना कोरोना का जो आंकड़ा बढ़ रहा है वो आपके घर तक भी पहुंच सकता है। गुना की बात करेंगे। गुना में दलित किसान परिवार पर कब्जा हटाने को लेकर उपजा विवाद अभी थमा भी नहीं है कि सतना के चुरहटा गाँव में इसके उलट इसका एक और दूसरा मामला निकलकर सामने आया। एक और मामला आप देखेंगे जहाँ दबंगों ने आदिवासी परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया। पिछले 40 साल से आदिवासी रामलाल कोल न्याय के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है, लेकिन आज तक जमीन का सीमांकन नहीं हो सका। हालांकि शुक्रवार को जमीन के सीमांकन के लिए टीम भी बनी, लेकिन मौके पर ना राजस्व विभाग की टीम पहुंची और ना ही पुलिसकर्मी, जिससे आदिवासी परिवार अब इतना निराश हो गया है कि उसने केरोसिन डालकर आत्मदाह करने की धमकी दी है। संवाददाता राजा खान फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इस खबर को लेकर और भी जानकारी देंगे। राजा, सवाल ये कि कब्जा कर लेते हैं तो कार्रवाई इतना लेट लतीफी क्यों होती है, और जब एक आदिवासी दर दर भटक रहा है कि उसकी जमीन का सीमांकन हो जाए, प्रॉपर जो गाइडलाइंस हैं या जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके हिसाब से पूरी चीजें वो कर ले, लेकिन उसका साथ देने वाला कोई नहीं, आखिर क्या वजह है? पूरी खबर को विस्तार से समझाइए राजा। जी बिल्कुल पारुल, बता दूं ये पूरा मामला चुरहटा का है, अमरपाटन थाना अंतर्गत, जहां पर एक गरीब आदिवासी के लगभग 40 वर्षों से उसके जमीन पर एक ठाकुर द्वारा अवैध तरीके से कब्जा कर रखा हुआ है, जिसके बाद आदिवासी द्वारा कई बार प्रशासन के गुहार भी लगाई गई, मगर सिर्फ तारीख पे तारीख ही दिया गया उसको जो है आज तक, मगर कोई भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी अब कार्रवाई नहीं की जा रही है और आप बता रहे हैं कि किसी ने कब्जा भी कर लिया है। क्या प्रशासनिक अधिकारी या सरकार का कोई भी नुमाइंदा इस आदिवासी की मदद करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि पहले ही हम गुना का एक मामला देख चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल पार्लू, कहीं ना कहीं गुना का इतना बड़ा हादसा है, सरकार को कहीं ना कहीं सवालों को कटघरे में ला के खड़ा कर दिया है। उसके बाद ये आदिवासी का दूसरा मामला सतना जिले के अमरपाटन में निकल कर आया है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा सरकार के लिए सवालिया निशान खड़ा हुआ है। एक आदिवासी जो कि आज 40 वर्षों से कब्जे में है पारू। सबसे बड़ी बात तो ये कई बार इसने जो है तहसील हो, न्यायालय हो, हर जगह चक्कर लगाए हैं, मगर जो राजनीतिक दबाव के चलते उस ठाकुर जो उस पर जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा हुआ है। कई बार कब्जा हटाने की जो दिनांक दी गई थी, अभी जो कल की डेट गुजरी है 17 तारीख, जो तहसीलदार द्वारा लिखित तौर पर जो है इसकी जमीन में कब्जा हटाने की दिनांक दी गई थी, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं। जब पीड़ित ने जो है आत्मदाह की चेतावनी दी, तब तहसीलदार जो है फोन पर उनसे संपर्क करते हैं और संपर्क करके कहते हैं कि हम सोमवार को आपकी जमीन पर कब्जा हटा देंगे। फिर एक नई डेट उसको दे दी गई है। जी पारुल, अब ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों से, कलेक्टर से, एसडीएम से या तहसीलदार से कोई बातचीत हो पाई? उनका क्या जवाब निकल कर आता है? तहसीलदार ने साफ तौर पर फिर उसी तरह जो विगत 40 वर्षों से चला आ रहा है कि हम आपको सोमवार को जो है आपके काम करा देंगे, आपका कब्जा हटवा देंगे,
तो इस पर पीड़ित जो है सिंपत्ति देते हुए पीड़ित ने साफ साफ तौर पर कह दिया कि अगर सोमवार को हमारी जो है जमीन से कब्जा नहीं हटाया गया तो हम बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी सूचना के आत्मदाह कर लेंगे। जी, यानी आने वाले समय में सोमवार की तारीख पर आप ध्यान दीजिएगा और अब क्या कुछ निकल कर सामने आता है उस पर नजर बनी रहेगी, क्योंकि अगर गुनाह के बाद अब आदिवासी खुद आत्मदाह करने की धमकी दे रहा है और उसके बाद भी प्रशासन नहीं चेत रहा है, तहसीलदार आश्वासन दे रहा है, तो जाहिर है कि ऐसे में मजबूर होना पड़ता है एक विवश व्यक्ति को कि वो क्या करे। बिल्कुल बिल्कुल पारुल, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात तो ये निकल कर कल जब हम लोग स्पॉट पे थे तो वहां पर कोई भी प्रशासन का नुमाइंदा नजर नहीं आया, ना ही कोई पुलिस का अमला था, ना ही कोई प्रशासनिक अमला वहां पर था, ना ही राजस्व विभाग का कोई था, जबकि कई इन लोगों ने साफ तौर पर लिखित चेतावनी दी गई थी। कलेक्टर महोदय को भी बताया गया, वहां पे जो जनपद सदस्य मौजूद थे उन्होंने लिखित चेतावनी दी, जो कि मिट्टी के तेल लेकर बैठे हुए थे। सुर्खी खबरों के माध्यम से भी इस खबर को सुर्खियों में लाया गया, मगर किसी ने भी नहीं, सीधा जो है तहसीलदार फोन पर संपर्क साधने की कोशिश करते। इतना बड़ा मामला होने के बाद फोन पर संपर्क साधना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है पारुल जी। चलिए, बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा खबर पर। तो साफ है कि जिस तरह से गुनाह का मामला निकलकर सामने आया, अब चोरहटा गांव अमरपाटन में जो है वहां पर भी आदिवासी जो है उन्होंने अपनी ज़मीन के सीमांकन को लेकर लगातार अधिकारियों से, जिम्मेदार अधिकारियों से, तहसीलदार से गुहार लगाई और अब उन्होंने कह दिया है परेशान होकर, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा कर, कि सोमवार तक जो तहसीलदार ने आश्वासन दिया है अगर वो पूरा नहीं होता है तो वो आत्मदाह करेंगे। बात टीकमगढ़ की। टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी और उनकी पत्नी लक्ष्मी बेटे सहित जिले में 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, यानी कोरोना पॉजिटिव। विधायक और उनके परिवार को इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया। गौरतलब है कुछ समय पहले कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में आपदा प्रबंधन की बैठक में भी विधायक शामिल हुए थे, जिसमें टीकमगढ़ जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल थे। ऐसे में जिला प्रशासन में हड़कंप की स्थिति बन गई। इसके अलावा विधायक राकेश गिरी कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी शामिल होते रहे। अब प्रशासन उनके संपर्क में आए लोगों की हिस्ट्री खंगाल रहा है। आपको बता दें, जिले में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 194 है। वहीं जुलाई के 17 दिन में ही 148 नए केस सामने आ चुके हैं। जिले में कोरोना की वजह से अब तक 5 लोगों की जान भी जा चुकी है। तो टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी और उनकी पत्नी लक्ष्मी बेटे सहित जिले में 11 लोग ऐसे जिनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। और उसके बाद अब वो किस किस से मिले, यानी उनकी हिस्ट्री क्या रही, लोगों से जानकारी निकाली जा रही है, उनकी हिस्ट्री खंगाली जा रही है, ताकि और भी जो लोग हैं जो संक्रमण की चपेट में आए हैं या फिर राकेश गिरी से मिले जुले हैं उन्हें ठीक किया जा सके, उन्हें क्वारंटाइन किया जा सके, ताकि और भी जो संक्रमण है वो ना फैले। मनोज सर, हमारे पॉलिटिकल एडिटर एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विधायक भी पॉजिटिव, उनकी पत्नी भी पॉजिटिव और जिले में 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। मनोज जी, लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। बिल्कुल, देखिए टीकमगढ़ या आसपास के जो निवाली है वो जिले थे जिनके बारे में कहा जा रहा था कोरोना से अछूते थे, या कुछ केसेस के बाद यहाँ से सक्रिय केस बचे नहीं थे। लेकिन कल जिस प्रकार से राकेश गिरी, उनकी पत्नी और बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं, रात में उनको भोपाल रेफर किया गया है, चिराई अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। तो कह सकते हैं कि रिमोट एरियाज में कोरोना पांव पसारने लगा है, ग्रामीण क्षेत्रों की ओर ये बढ़ रहा है, जहां पर जो कि और ज्यादा खतरनाक है। कुछ शहरी क्षेत्रों में तो पर्याप्त इंतजाम है, सब कुछ है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में या जो देहाती इलाके हैं या छोटी जगह, वहाँ पे उतने मेडिकल संसाधन है नहीं और ना ही परीक्षण के इतने इंतजाम है। तो बहुत सारे ग्रामीणों को तो ये भी नहीं पता है उसके लक्षण क्या होते हैं। तो यही कारण है कि ये एक बड़ी चिंता का विषय सरकार के लिए बनता जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी के लिए। तो जैसे कि हम पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि ये ज़्यादा चिंताजनक विषय है कि गांव तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक ये कोरोना ना जाए, लेकिन वो अब पहुंच रहा है और ऐसे में जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग जागरूक होंगे तो अपने आप को भी बचाएंगे और वो बचेंगे तो दूसरे भी संक्रमित नहीं होंगे। इसी के साथ 5 शहर 5 खबर में इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।